60 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मांग संख्या 28, 21 और 19 पर मैं समझता हूं बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले सभापति धन्यवाद देता हूं आपके सुझावों के लिए। आप लोगों ने जो बातें बोली, कुछ तीखा टिप्पणी भी हुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, लेकिन मुझे लगा कि आज दिन भर की चर्चा बहुत समय में राजस्थान के लिए, इन विभागों के लिए, जनता के लिए हम लोग अच्छे सुझाव देकर नई नीति निर्माण कर और लोगों को सुविधा प्राप्त करा सकते हैं। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एक ऐसा मंत्रालय है जो कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि प्रधान हमारा राज्य है। इस मंत्रालय के माध्यम से अधिकांश जनता के जीवन को हम छू सकते हैं और मेरा अनुभव रहा पिछले साल सवा साल में कि अगर सरकार के नुमाइंदे, इस विभाग से जुड़े हुए लोग सच्ची निष्ठा और मेहनत से लोगों के जीवन को सुधारने का काम करेंगे तो कोई कमी नहीं है प्रोग्राम्स की, बजट की, पॉलिसीज की, योजनाओं की, और राजस्थान के लोगों को एक बेहतर जीवन देने का काम हम लोग इस मंत्रालय के माध्यम से कर सकते हैं। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में बहुत से साथियों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों में मैं बताना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के माध्यम से हम किन किन स्कीम्स को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी महात्मा गांधी नरेगा की है, प्रधानमंत्री आवास योजना की है, 14वें वित्त आयोग की है, राज्य वित्त आयोग की है, स्वच्छ भारत मिशन की है, राजीविका की है, MP लैड, MLA लैड, डाक बोर्ड, मगरा बोर्ड और मेवात बोर्ड की जो योजना है। इसके साथ साथ हमारे मंत्रालय में एक बायोफ्यूल का प्राधिकरण भी है जिस पर मैं कुछ समय के बाद बोलूँगा। नरेगा के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी और कई माननीय विधायकों ने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं समझता हूं कि नरेगा, ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि इस योजना में कहीं कोई कमी है, नहीं है, या इस योजना में हम सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सदन मोटे रूप में इस बात से सहमत रहेगा कि नरेगा के आविष्कार के बाद गरीबी में जूझ रहे लोगों के उन परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने का एक रास्ता खुला है। पहले जब काम दिया करते थे, ड्राउट में काम होते थे, सूखे में काम दिए जाते थे, तो काफ़ी कुछ काम मन मर्जी से दिए जाते थे। जो कलेक्टर है, MLA है, MP है, उसका मन किया तो उस क्षेत्र में काम चालू किया, नहीं किया, किसी को पैसा दिया, नहीं किया, वो मनमानी करने का जो डिस्क्रेशन था, मैं समझता हूँ उस कानून के लागू होने के बाद वो खत्म हो गया और प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का जो संविधान में संशोधन कर हम लोग लेकर आए। मैं समझता हूं कि आधुनिक भारत में इससे बड़ा कायाकल्प करने वाला कोई कानून बना नहीं है। सभापति महोदय, जब नई सरकार हमारी बनी, इस मंत्रालय में जब काम करने का मुझे मौका मिला, तो सबसे पहला काम मैंने ये किया देखने का कि नरेगा में अब तक क्या हुआ है और क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, मंत्रालय वही है, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही मुझे बताते हुए खुशी है सभापति महोदय कि उसमें हम लोगों ने नरेगा में बहुत में जो हमको लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 23 करोड़ मानक दिवस का था, 23 करोड़ मैन डेज का था। हमने भारत सरकार को लिखा कि अब सरकार बदल गई है, अब काम करने वाले लोग आ गए हैं, इसलिए इसको बढ़ाकर 23 की जगह 30 करोड़ कर दीजिए। भारत सरकार में लोगों ने आश्चर्य किया कि आप इतनी कम अवधि में 23 करोड़ का टारगेट बढ़ाकर 30 करोड़ कैसे कर सकते हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारा टारगेट जो 30 करोड़ मानक दिवस का था, आज की तारीख में हम 30 करोड़ 3 लाख कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने इसको संशोधित कर 33 करोड़ 34 लाख तक का हमने लक्ष्य बना दिया है, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक वर्तमान में राजस्थान में अब तक पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार सभापति महोदय, 2000
17-18 में 100 दिन पूरे करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या थी 2,28,000 लोग जिन्होंने 100 दिन का काम पूरा किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि सरकार बदलने के बाद जो लोग 100 दिन का काम पूरा कर चुके हैं उनकी संख्या 5,88,000 पहुंच चुकी है। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इच्छा शक्ति हो, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने काम मांगो अभियान चालू किया। काम मांगो अभियान मूलतः लोगों में जागरूकता पैदा करने का है और हम सब साथी जो विधानसभा में हैं, सांसद हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, उन सबको हमने प्रेरित किया कि आप लोगों को आवेदन करें, ये काम मांगे, अधिकार है आपका। सभापति महोदय, ये डिमांड बेस्ड है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना हम सरकारों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जब देश भर में आज आर्थिक मंदी है और कुछ लोग दिल्ली में सोचते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स माफ करने से या लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ राहत देने से अर्थव्यवस्था में कुछ इंक्रीमेंट आएगा। मैं ऐसा मानता हूं, प्रगतिशील देश है, इस देश में अधिकांश लोग गांव देहात में रहते हैं। अगर सच में हमें आर्थिक चुनौती का सामना करना है तो जो सबसे गरीब तबका है उसकी जेब में पैसा डालेंगे तो गरीब इंसान क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए। अगर कोई खरबपति व्यक्ति है उसको हम 10 करोड़ फालतू देंगे, वो 10 करोड़ कहां निवेश करेगा? लंदन में करेगा, टोक्यो में करेगा, हमें मालूम नहीं है। लेकिन गरीब तो उस पैसे से वो क्या खरीदेगा? स्कूल के कपड़े, चप्पल, तेल, साबुन, घर में फल फूल सब्जी लेकर आएगा। उससे अर्थव्यवस्था को एक मोमेंटम मिलता है। तो हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त आय उनकी जेब में को कंजम्पशन में इस्तेमाल करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिल सकता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नरेगा में 9,75,000 काम हमने टेकअप किए थे, जिसमें से 8,31,000 काम सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए किए हैं। हमने जब रूल्स में चेंज किया था तो नरेगा में यह कहा गया कि जो लोग अपनी जमीन में काम करते हैं उनको भी नरेगा का फायदा मिलना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है और ये कट मोशन हमारी माननीय सदस्य किरण महेश्वरी जी ने दिया था कि व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिले। मुझे बताते हुए खुशी है कि नरेगा में 83% काम जो हो रहा है, 83% व्यक्तिगत लाभ लोग अपने खेत में काम कर रहा है, मेड़बंदी कर रहा है, वो पैसा उठा रहा है ताकि उस गरीब आदमी को अपनी जमीन पे काम करने का पैसा मिलेगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। 260 काम है नरेगा में जो अलग अलग श्रेणी में हम लोग करा सकते हैं। ये प्रावधान बना गया था कि कृषि संबंधित काम कम से कम 60% कृषि संबंधित काम होने चाहिए। राजस्थान में 67% काम जो हो रहा है वो कृषि से संबंधित नरेगा में काम हो रहा है। मजदूरी भुगतान, सभापति महोदय, 2017-18 में 137 करोड़ का किया था। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 7,000 करोड़ का हम प्रावधान कर रहे हैं, जो पिछले 10 सालों में सर्वाधिक है। 17 फरवरी 2020 तक, सभापति महोदय, सभी श्रमिकों का लेबर पेमेंट हम कर चुके हैं, 17 फरवरी 2020 तक। लेकिन मुझे सदन को सूचित करना है कि अनेक विधायकों ने, साथियों ने इस बात को बोला कि मटेरियल पेमेंट नहीं हो रहा है। कानून में, नरेगा एक्ट में जो मटेरियल पेमेंट है वो भारत सरकार के माध्यम से होता है। और मुझे खेद है इस बात का, सभापति महोदय, कि 19 जुलाई 2019 से कोई भी मटेरियल पेमेंट भारत सरकार ने नहीं किया है। अनेकों बार मैं लिख चुका हूं मंत्री महोदय को, भारत सरकार को हमने कहा है, और 1,177 करोड़ जो मटेरियल कंपोनेंट है वो अभी बकाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सदन के सभी पक्ष के लोग मिलकर कोशिश करें कि जल्दी वो पैसा हम लोगों को मिले ताकि भुगतान को हम प्रारंभ कर सकें। नरेगा में आज हिंदुस्तान भर में राजस्थान नंबर 1 स्थान प्राप्त किए हुए हैं और उत्तर प्रदेश जो हमसे 3 गुना संख्या बल है, 21 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी हम लोगों से कम है। वहां 30 करोड़ से कम मानक दिवस उत्पन्न कर पाए हैं, हम लोग 30 करोड़ से ज्यादा उत्पन्न कर पाए हैं। हमको भारत सरकार ने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं। कोटा जिले को प्रथम स्थान दिया है ग्राम पंचायत स्तर पर जियो टैगिंग करने के लिए। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत सरारा को पुरस्कार मिला है और सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत हरनाव को पुरस्कार दिया गया है। और
अदूरपुर ढांचा निर्माण के लिए भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसीन के ग्राम मोतीपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं सभी लोगों को जिन्होंने मेहनत कर काम किया है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में भी कई मान्य सदस्यों ने सवाल भी पूछे, राय भी दी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी से आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। 2018-19 तक अब तक 6,87,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था। 6,87,000 आवास, अब तक 6,62,000 आवास पूरे कर चुके हैं, जो लगभग 94% है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंदर 3 किस्त मिलती थी। पहली किस्त 30,000 रुपये की थी, दूसरी किस्त 60,000 की थी और तीसरी किस्त 30,000 रुपये की थी। हमारा अनुभव था कि कई बार लोग पहली किस्त लेने के बाद या दूसरी किस्त लेने के बाद काम नहीं करते थे। हो सकता है कुछ मजबूरियां हों, लेकिन हम लोग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते थे। हमने जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है उसमें परिवर्तन किया और पहली किस्त सिर्फ 15,000 दी है, दूसरी किस्त 45 करी और तीसरी अंतिम किस्त जब लेंटर पड़ जाता है उस पर हमने, या छत बन जाती है, उस पर 60,000 किया है। कुल मिला के 1,20,000 रुपये पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में दिए जाते हैं और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 और 90 दिन का नरेगा का पेमेंट उसमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल 1.5 लाख रुपए एक घर बनाने के लिए दिए जाते हैं। और क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, जो हमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था अगले साल के लिए, वो था 4,50,000। उसमें अब 87,000 का हमको अतिरिक्त लक्ष्य दिया है। जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करती हैं सभापति महोदय, उनको भारत सरकार पुरस्कार के रूप में पैसा भी आवंटित ज़्यादा करती है और लक्ष्य बढ़ा देती है, ताकि अधिकांश लोग, ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। जो सैक्स सर्वे हुआ था, सोशो इकोनॉमिक सेंसस, कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके आधार पर 16,99,000 ऐसे परिवार थे जहां पर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बन सकते थे। लेकिन ये बहुत कंप्लेंट्स भी आए, लोगों ने कहा कि कुछ लोग वंचित रह गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और सर्वे किया इस सैक्स सर्वे से अतिरिक्त, और उसमें 23,57,000 और ऐसे वंचित लोग पाए गए, जिसके बारे में कुछ सदस्यों ने कहा। हमने एक और सूची बनाई है। सैक्स सर्वे से अतिरिक्त 23,57,000 लोग हमने ऐसे चिन्हित किए हैं जिनको हम चाहते हैं कि उनके मकान बन सकें, क्योंकि हमारा संकल्प है सभापति महोदय कि कोई भी व्यक्ति बिना घर के ना हो, उसको मकान में रहने का एक प्रावधान हो। ये संविधान में तो नहीं लिखा है, लेकिन एक इच्छा शक्ति हम लोगों की है कि कोई बेघर ना हो। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान 4था है। तो मैं समझता हूं इस पर भी हमारे मंत्रालय ने अच्छा काम किया है। विकास योजनाओं को लेकर धन आवंटन के बारे में मैंने आपको सूचित किया, सभापति महोदय सदन को सूचित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो सरकार बदलने के साथ उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी इस समय, थोड़े समय के बाद हम चर्चा करेंगे सड़कों के ऊपर। तो आपकी सरकार आई, आपने सड़कें घोषित कर दी, काम पूरा नहीं हो सका। हमारी सरकार नई सड़कों को घोषित कर दें, फिर कोई और सरकार आए, कुछ और हो। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को राजस्थान की भलाई के लिए काम करना है, उसके लिए चुनकर हम लोग आए हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की जो परिपाटी है वो एक स्वस्थ परंपरा मैं नहीं मानता हूं। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर, इस सदन का एक एक सदस्य मिलकर एक नई शुरुआत करें। अगर हम आपके काम कैंसिल करते रहें, आप हमारे काम कैंसिल करते रहो, तो जनता पिसती है इसके अंदर। इसलिए मैं, जैसा एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, हम लोगों ने किसी भी योजना, किसी भी जो जनता की भलाई के लिए योजना थी, उसको बदलने का, खारिज करने का काम नहीं किया है। मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता सभापति महोदय कि किसने नाम बदला, किसने नहीं बदला। मुझसे पहले हमारे इस पक्ष के लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, तो मैं समझता हूं उस पर जाना उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने एक दूरदृष्टि रखी है और हमने कहा कि जैसे शहरों के अंदर मास्टर प्लान बनता है, तो गांवों का भी मास्टर प्लान बनना बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अगले 30 साल के लिए एक विलेज मास्टर प्लान की योजना बनाई है। और वो योजना इसलिए बनाई है क्योंकि अधिकांश जगहों पर आज अतिक्रमण हो रहे हैं, जो सरकार की जमीन है उसको लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और आबादी के बढ़ने के बाद
आज से 10-15 साल के बाद बहुत देर हो चुकी होगी जब हम लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल है, अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है, उन सबको हम लोग आज अगर बहुत लाभदायक है।